हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं का क्रैश कोर्स जो है व्यावसायिक अध्ययन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी विषय सूची देख लेते हैं। उसमें अध्याय 1 की तरफ हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 है हमारा, जो बात करता है व्यवसाय के आधार के बारे में। इसमें हम अध्याय 1 देखेंगे जो व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के बारे में हमें बता रहा है। इसमें हम इसकी अवधारणा, सिद्धांत, प्रकृति, इस सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है व्यवसाय की अवधारणा तथा विशेषताएं। व्यवसाय की अवधारणा से है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा और उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके रूप में हम इसका प्रमुख अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यवसाय की अवधारणा में सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि इससे हमारा तात्पर्य क्या है। तो इससे हमारा आशय है उन आर्थिक क्रियाओं से। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आएगा वो होगा आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है जो पैसे के लेन देन से संबंधित होती है। ठीक है, तो हम कोई भी व्यवसाय करें तो उसमें पैसे की, पूंजी की आवश्यकता होती ही होती है। लेकिन जो आर्थिक क्रिया पैसे का लाभ अर्जन करना या पैसों से जो संबंधित है लेन देन, उसको हम आर्थिक क्रियाओं में रखेंगे। दूसरा है जिनसे समाज में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मनुष्य की आवश्यकताओं की। कुछ ना कुछ बेसिक ह्यूमन नीड्स होते हैं, जैसे कि हमें भूख लगती है तो उसके लिए हमें अनाज की आवश्यकता है। ठीक है, फिर कपड़े की आवश्यकता है, सुरक्षा के लिए घर की आवश्यकता है। तो ये हमारी क्या है, बेसिक नीड्स है। मनुष्य की एक बेसिक नीड्स है या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए ही हम ये क्रिया करते हैं। ठीक है, फिर इसमें तीसरा जो पॉइंट आएगा वो हमारा लाभ कमाने का उद्देश्य। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बिना उद्देश्य के वो पूर्ण नहीं होगा। तो इसमें हमारा सबसे सर्वप्रथम क्या है, लाभ कमाना। क्योंकि अगर हम लाभ कमाएंगे, पैसा अर्जित करेंगे, तभी हम अपने व्यवसाय को आगे और उच्च स्तर पर लेके जा सकते हैं। तो लाभ कमाना हर व्यवसाय का एक उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य होता है, क्योंकि उससे ही सारी क्रियाओं के लिए पूंजी एकत्रित होती है। ठीक है, फिर इसमें है लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का सृजन एवं विक्रय किया जाता है। तो हम क्या उपभोग, वस्तुओं और सेवाएं क्या हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, उसका हम पहले उपभोग करें। उपभोग कौन करेगा, उपभोक्ता। लेकिन उससे पहले हम उसके मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। वो होगा हमारा किसी भी कारखाने में। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करी जाएगी। तो ये एक पूरी एंड प्रोसेस होती है। मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक, उपभोक्ता तक सामान को पहुंचाना, या जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उसको हम पूर्ण जो आखिरी स्टेज होगा वो होगा हमारा उपभोक्ता। तो ये भी एक प्रक्रिया फॉलो होती है। तो अब इसकी हमने इसकी डेफिनेशन समझ ली है। अब हम इसकी कुछ विशिष्टताएं देखते हैं, किस प्रकार से इसकी विशिष्टताएं। तो इसकी विशिष्टताएं हैं इस प्रकार से। सबसे पहले है आर्थिक क्रिया, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी ये वर्ड पढ़ा है, इसकी परिभाषा में कि ये क्या है, आर्थिक क्रिया, जो कि पैसे के लेन देन से संबंधित है, इसलिए हम इसको एक आर्थिक क्रिया बोल रहे हैं। फिर दूसरा इसकी विशिष्टताओं में आ रहा है वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन एवं प्राप्ति। उत्पादन और प्राप्ति से मैंने हमें बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कि कहाँ उसको, वो चीज कहाँ बन रही है, कारखाने में बन रही है, और उसको उसके बीच में कई सारी प्रक्रिया हम फॉलो अप करते हैं। जो एंड प्रोडक्ट है हमारा, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो उत्पाद होता है, वो कहाँ हम बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं। उसके बीच में भी कई उसको उत्पादन स्थल से उसको गोडाउन में ले जाया जाता है, फिर उसको उस परिवहन से उसको उसके सही स्थान पे पहुंचाया जाता है, जो कि हम इसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्लेस या बाजार बोलते हैं। और उधर पे क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय मतलब एक बेच रही है पार्टी, दूसरा खरीद रहा है। जो खरीद रहा है वो हमारा उपभोक्ता होगा, जो बेच रहा है वो सेलर है। ठीक है, तो उसी चीज का हम क्रय विक्रय कर रहे हैं। ठीक है, उत्पादन एवं प्राप्ति। प्राप्त कौन कर रहा है, हमारा कस्टमर कर रहा है। फिर तीसरा पॉइंट बात कर रहा है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय एवं विनिमय। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे थे, ये क्रिया क्यों कर रहे थे, हम मानव जो था उसकी संतुष्टि के लिए वो उपभोग कर रहा था, जो हमारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स थे, वस्तुओं और सेवाओं का, उसको क्या हो रही थी, संतुष्टि। जैसे कोई अनाज खरीद रहा है तो अपनी भूख की संतुष्टि कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, विक्रय विनियम। विक्रय जो कर रहे हैं वो भी सरकारी कुछ नीतियों और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि जो रूल्स और रेगुलेशंस हम फॉलो कर रहे हैं वो विनियम में आ रहा है। तो चौथा जो पॉइंट है वो हमारी बात कर रहा है नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं की लेन देन।
ये जो जैसे हम नित्य क्रिया करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तो ये क्या है, नित्य क्रिया, मनुष्य की नित्य क्रिया में आता है। लेकिन ये जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, व्यवसाय नित्य रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन किया या महीने में 15 दिन किया फिर हम इसको स्किप कर रहे हैं। ये नित्य रूप से होना चाहिए, तभी हम इसमें क्या है, एक आउटपुट या जो रिजल्ट होता है या जो उसके उद्देश्य है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। फिर है 5वां लाभ अर्जन। लाभ अर्जन मतलब हमें समय समय पे क्या है, प्रॉफिट कमाते रहना है। ठीक है, लाभ अर्जन करना है हमें। प्रॉफिट जो है हमारा मेन मोटिव होना चाहिए किसी भी व्यवसाय का, कि हमें ये कार्य जो हमने पूरा किया है उसका उद्देश्य ही हमारा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि उसी जब हमें पूंजी एकत्रित होगी तभी हम व्यवसाय को नए स्तर पे लेके जा पाएंगे और लाभ से ही हम आगे उसको लेके जा सकते हैं। तो लाभ अर्जन। फिर है प्रतिफल की अनिश्चितता। ठीक है, इसमें जो प्रतिफल होता है जिसको हम कंसिडरेशन कहते हैं, तो इसमें अनिश्चित होता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई व्यवसाय करें तो उसमें हम सिर्फ लाभ ही लाभ कमाएं, हमें कभी ना कभी हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। तो वो क्या होता है, वो अनिश्चित होती है, वो एक तरह से एक भाग होती है कि जो मतलब अनिश्चित होती है। जैसे कोई अनिश्चित घटना हो जाती है तो जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा लाभ हो किसी भी व्यवसाय में, कुछ कारणों के कारण हमें अनिश्चितता होती है, नुकसान भी हो सकता है। फिर जो आखिरी है हमारा वो है जोखिम के तत्व। अब इसमें जोखिम के तत्व में जोखिम क्या होता है, अंडर कंट्रोल होता है, अनिश्चित होता है। वो किसी भी तरीके से, जैसे आपदा आ गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे पेंडेमिक आया था, वो भी एक आपदा है, उसके कारण भी हमें बिजनेस में लॉस हो सकता है। जोखिम मतलब जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमारे व्यवसाय को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो जोखिम के तत्व में। फिर दूसरा हो सकता है कि नीतियां बदल गई, सरकार की नीतियां बदल गई, टैक्स रेट में कुछ अप डाउन हो गया, उससे भी हमारे बिजनेस को लाभ, और कई अदर कारण हो सकते हैं, तो वो हम जोखिम के तत्व में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज इसके अंदर कवर हो गई, व्यवसाय की अवधारणा और विशेषताएं इस प्रकार से हमारी पूर्ण हो गई। ठीक है, तो हमने इसमें इसकी डेफिनेशन समझी और इसकी कुछ विशेषताएं समझी। अब जो दूसरा है वो बात कर रहा है व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में तुलना। अब हम क्या कर रहे हैं, तो हमने व्यवसाय को समझा, अब हम इसके साथ साथ पेशा और रोजगार, पहले इनका हम मतलब समझेंगे और फिर इनके आपस में तीनों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं व्यवसाय से अभिप्राय क्या है, आर्थिक क्रियाओं से, जो हमने यहाँ भी पढ़ा है ऊपर डेफिनेशन में, जिसका संबंध क्या है, लाभ कमाने से है। लाभ कमाना आर्थिक क्रिया पैसे के लेन देन से है, तो पैसे के लेन देन में हम क्या करेंगे, लाभ ही कमा रहे हैं। ये उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन या क्रय विक्रय, हम क्या कर रहे थे, या तो मैन्युफैक्चरिंग करा रहे थे, फिर उसको बाजार में लाके क्या कर रहे थे, बेच रहे थे या खरीद रहे थे, वो पार्टीज अलग थी। या सेवाओं की पूर्ति, सेवाओं जैसे कि मानवीय जो आवश्यकता होती है उनकी सेवाओं की हम पूर्ति कर रहे थे, तो उससे है। अब ये हमने समझ लिया कि व्यवसाय की क्या अवधारणा है। ये इसमें क्या थी, आर्थिक क्रिया हमने इसको बता दिया था, जिसमें हमारा उद्देश्य लाभ कमाना था, और वस्तुओं का हम क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, खरीद रहे थे, और जो मानवीय नीड्स थी, आवश्यकताएं थी, वो पूरी हो रही थी। ठीक है, अब हम देखते हैं पेशे। तो पेशे में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें विशेष ज्ञान व क्षमता, दक्षता। ठीक है, विशेष ज्ञान मतलब जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास क्या होनी चाहिए, MBBS की डिग्री होनी चाहिए, तो उसका एक स्पेशलाइजेशन हो गया, वो क्या हो गया, उससे एक पेशा हो गया कि लोगों का इलाज करेगा। क्यों, क्योंकि उसने एक महारत हासिल की है, उसके पास एक डिग्री है, तो वो उसका क्या हो गया, विशिष्ट ज्ञान हो गया। ठीक है, विशेष ज्ञान मतलब उसने MBBS के लिए अपने 5 साल दिए हैं या एक विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, तभी वो इस पेशे में आया है। ठीक है, दक्षता वही अपनी कैपेबिलिटी की आवश्यकता होती है, और व्यक्ति इसका प्रयोग अपने धंधे में करता है। धंधा वही कि पेशा, जैसे एक वकील के पास क्या होनी चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए। ठीक है, लाइसेंस होना चाहिए, जो लाइसेंस मिलता है तो वो हमारी क्या है, मेंबरशिप है। डॉक्टर को उसका भी लाइसेंस मिलता है, तो वो एक तरह के अलग तरह की स्पेशल कैटेगरी होती है जिसमें वो कुछ महारत हासिल करते हैं और उस पेशे में आते हैं। तो वो जैसे एक वकील है, वो वकालत करेगा, उसको उसके लिए AIB की मेंबरशिप की जरूरत है। डॉक्टर को भी एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो ये उनके किस काम आएगा, किसी पेशे में काम आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रोजगार। तो रोजगार से क्या मतलब है, अभिप्राय उन धंधों से है जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। रोजगार जैसे आप देखोगे, कोई भी रोजगार क्या बोलिए, किसी का कोई भी रोजगार, जैसे एक लेबर होता है, वो जाता है, वो दिन भर में काम करना है, दिहाड़ी मजदूर है, तो उसके लिए वो क्या कुछ ना कुछ पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो वो भी उसकी, जिसके लिए आपको कुछ मेहनताना है या कुछ किसी भी तरह का पैसे वगैरह प्राप्त हो रहे हैं, वो आपके रोजगार में सम्मिलित होंगे। तो अब हम इन तीनों की तुलना, स्थापना की विधि
सबसे पहले इसमें बता रहे हैं कि अगर हम इनकी तुलना करेंगे तो जो हम पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन या जो बिंदु रखेंगे वो इस प्रकार रखेंगे कि उनकी स्थापना की विधि, कि कब ये स्थापित हुई, डेट ऑफ कमेंसमेंट, उस किस दिन ये स्थापना इसकी हुई, कार्य की प्रकृति, ये एक दूसरे से कैसे अलग है। जैसे एक डॉक्टर का पेशा, एक दिहाड़ी मजदूर का पेशा, या कोई बिजनेस का मैन का पेशा, ये तीनों अलग अलग चीजें होंगी। एक व्यवसाय में आ गया, एक पेशे में आ गया, एक रोजगार में आ गया। तो ये कार्य की प्रकृति से किस प्रकार अलग है। डॉक्टर इलाज करेगा, बिजनेसमैन लाभ कमाने की सोचेगा, या दिहाड़ी मजदूर दिन भर का पारिश्रमिक निकालेगा या मेहनत मजदूरी करेगा। तो ये उनकी तीनों की कार्य की प्रकृति क्या होगी, अलग अलग तरीके की हो गई। फिर आवश्यक योग्यता, जो हम तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इसमें देखेंगे वो है आवश्यक योग्यता। क्या आवश्यकता, योग्यता क्या क्या है। बिजनेसमैन ने हो सकता है एमबीए की पढ़ाई की हो या व्यवसाय का ज्ञान लिया हो, डॉक्टर जो है उसने एमबीबीएस किया हो, तो ये योग्यता यहाँ अलग अलग है। वही दिहाड़ी मजदूर है तो हो सकता है वो 10th लिया, इस तरह के पास हो, तो योग्यता इसमें हर तरीके से डिफर करेगी। फिर है पुरस्कार या प्रतिफल। प्रतिफल हमारा हो जाएगा जो हम पुरस्कार, मतलब जो हमें पैसे के रूप में मिल रहा है, चाहे वो हमारा प्रतिफल हो, पारिश्रमिक हो गया, कमीशन हो गया, या किसी भी तरीके की आप वेतन हो गया, इस तरीके से अगर आप प्राप्त कर रहे हो प्रतिफल किसी काम के बदले में, तो वो आपका प्रतिफल की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट जो है पूंजी विनियोजन। ठीक है, आप जो कैपिटल लगा रहे हो अपने बिजनेस में, व्यवसाय में पूंजी जो लगा रहे हो, वो उसमें पूंजी विनियोजन की कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो वो आपके पूंजी विनियोजन में आ जाएगा। फिर जोखिम, जैसा मैंने बताया कि कई तरह के जोखिम एक बिजनेस या व्यवसाय में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्राकृतिक हो गया, ठीक है, मानवीय हो जाए, किसी मनुष्य की गलती की वजह से हो जाए, या कोई अन्य कारण होती है, सरकार ने अपनी नीतियां वगैरह चेंज कर दी, तो उसके कारण भी ये जोखिम हो सकते हैं। जोखिम हमेशा अनिश्चित होते हैं, ठीक है, वो हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है। फिर है हित हस्तांतरण तथा आचार संहिता के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हित हस्तांतरण मतलब शेयर्स आप आवंटित कर रहे हो, कोई किसी को अपने शेयर्स बेच दे रहे हो, ठीक है, उससे शेयर्स की तरह आपकी ओनरशिप, स्वामित्व है वो हस्तांतरित हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, तो वो आपका हित हस्तांतरण में आ गया। और लास्ट पॉइंट है इसमें आचार संहिता, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करना है कि उसके तहत हम एक दिशा देता है, आचार संहिता एक दिशा देता है जिसके तहत हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके हम चल सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं, पेशा अपना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। सबसे पहले हमने इसमें व्यापार, पेशे और रोजगार के बारे में अवधारणा समझी कि क्या मतलब है इनका, फिर इनकी तुलना की इतने बेसिक पॉइंट से। ठीक है, फिर हमारा व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, तीसरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक व्यवसायिक क्रियाएं क्या होती है। वो व्यवसायिक क्रिया वो है जो लेन देन में किसी को व्यस्त रख रही है, जिससे कोई लाभ अर्जन कर रहा है, तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा इसका वर्गीकरण देखेंगे किस किस तरीके से हो रहा है। तो व्यवसायिक क्रियाओं को दो विस्तृत वर्गों में विभाजित किया सकता है। यहाँ इन्होंने बताया कि दो क्रियाएं जो होंगी दो भागों में होंगी, दो भागों में इन्होंने कर लिया है। ठीक है, पहला है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ये जो दो भाग है उसमें से हम इसका मतलब समझते हैं। तो उद्योग में से क्या तात्पर्य है, उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं और पदार्थों का उत्पादन। ठीक है, हम क्या गुड्स और सर्विस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं या कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अथवा संशोधित करना, उसमें किसी भी तरह की लेबलिंग कर रहे हैं, उसका परिवहन कर रहे हैं, कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें अमेंडमेंट किसी भी तरह का नयापन कुछ शामिल कर रहे हो तो वो संशोधन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उद्योग से ये मतलब है कि पहले हम उस पदार्थ को या उस वस्तु को बना रहे हैं, फिर उसको कुछ संशोधन करना है। उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं तो उसके बारे में उन्होंने बात की है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवा उद्योग हो सकते हैं। ठीक है, कितने, अब इन्होंने वर्गीकृत किया है उद्योग को तीन भागों में। प्राथमिक पहला है, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक। ठीक है, तो प्राथमिक उद्योगों में क्या शामिल है, तो प्राथमिक उद्योगों में वे सभी क्रियाएं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्रियाएं बताई है, एक्टिविटीज बताई है, सम्मिलित है, जिनका संबंध प्राकृतिक संस्थानों से है। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है आपके, जिसका सीधा रिलेशन किससे, प्राकृतिक संस्थानों से नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि खनन एवं उत्पाद। ठीक है, कोई खनन या उत्पादन हो रहा है कहीं पे, ठीक है, कोई मिल्स वगैरह खुद रही है तो खनन और उत्पादों से संबंधित है। तथा पशुपालन एवं वनस्पति। ठीक है, हमने क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संस्थान बोले तो उसमें क्या है, पशु, कोई पशुपालन कर रहा है, वनस्पति कर रहा है, जैसे कई लोग उसकी खेती करते हैं, पिग्स सेल करते हैं, पोल्ट्री, ये सारी चीजें कोई कर रहा है, या गाय वगैरह का पशुपालन कर रहा है,
तो इसमें ये हो जाएगी, उसके विकास से ही संबंधित है। कौन सी? प्राथमिक जो हमारा उद्योग है, ठीक है। अब प्राथमिक उद्योग निष्कर्ष जैसे खनन अथवा जानने, दो तरह के हो सकते हैं। प्राथमिक उद्योगों को भी हमने वर्गीकृत किया है, तो वो भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हमारे? खनन और जानने। इसमें क्या आ जाएगा? जैसे मुर्गी पालन प्रकार के हैं, सबसे पहले इसमें आएगा निष्कर्षक में खनन आ जाएगा, और जानने क्या आएगा? मैं मुर्गी का आप पालन कर रहे हो, पशुपालन जो क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये इस रूप में है। द्वितीयक और माध्यमिक उद्योगों में निष्कर्ष उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप अब जो दूसरा है हमारा माध्यमिक, उसमें क्या कर रहे हैं? कच्चे माल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कच्चे माल को रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निष्कर्ष माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये उद्योग विनिर्माणी या रचनात्मक कहलाते हैं। क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो रचनात्मकता क्या है? जिसमें आप कुछ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो विनिर्माण और रचनात्मक है। तो विनिर्माण उद्योगों को विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रिया तथा व्यवस्थित के रूप में विभाजित किया जाता है। अब हमने विनिर्माण को भी फिर से विभाजन कर दिया इस रूप में। विशेष कुछ स्पेशलिटी, जैसे कश्मीर में शॉल बन रहा है, पश्मीना शॉल बन रहा है, तो वो वहाँ की स्पेशलिटी है, ठीक है। तो वो विशेषली उस रीजन में, उस टेरिटरी में वो चीज पाई जाती है, सिर्फ पाया जाता है, तो वहाँ से कश्मीरी शॉल वगैरह बनते हैं, ठीक है। विशेषणात्मक हो गया। कृत्रिम प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया आप इस्तेमाल इसमें हो रही है, इसको बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में एक जटिल प्रक्रिया का हमें सामना करना पड़ रहा है, तो वो क्या है? हमारी जटिल कृत्रिम प्रक्रिया। और व्यवस्थित, एक मैनेजमेंट, एक डिसिप्लिन रूप में आप इसको बना रहे हो, तो उसमें ये विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले जो उद्योग को समझा, उसको तीन प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में शामिल किया। तो प्राथमिक में क्या आ गए? हमारे निष्कर्षक और जानने, ठीक है। द्वितीयक में आ गए हमारे निष्कर्षक माल और कच्चे माल को बना के फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हम तीसरा पढ़ रहे हैं, वो है तृतीयक या सेवा उद्योग, ठीक है। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक उद्योगों को सहायक सेवाएं, जो प्राथमिक है, जो हमने उद्योग तीन तरह के पढ़े, प्राथमिक और द्वितीयक की जो सेवा सर्विस सेक्टर है, जो वो इस तरीके का प्रदान करे, उसको हम किसमें रखेंगे? द्वितीयक में रखेंगे। तो ये इस तरीके का जो दे रहे सहायक सेवा प्रदान कर रहे हैं। द्वितीयक क्या कर रहे हैं? इन दोनों को, प्राथमिक और द्वितीयक को सहायक सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तृतीयक में रखेंगे। कराने का संकलन करते तथा व्यापार संबंधित कार्यों में सहायता करते हैं, ठीक है। ये एक तरह से क्या है? सहायक है। सहायक तौर से ये प्राइमरी और सेकेंडरी को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इसमें बोलेंगे सेवा सहायक में उपलब्ध कराएंगे। तो हमने उद्योग पढ़ लिया, उसको वर्गीकृत कर लिया। अब हम समझेंगे वाणिज्य से हमारा क्या तात्पर्य है। तो वाणिज्य से तात्पर्य व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं से है, ठीक है। वाणिज्य की होती है कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, तो जो क्या है? व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को हमें क्या करते हैं? सहायता देते हैं या हेल्प कर रहे हैं, तो उससे हमारे इसका तात्पर्य है। तो व्यापार का संबंध वस्तुओं के विक्रय, हस्तांतरण अथवा विनिमय से है, ठीक है। वाणिज्य क्या है? सभी तरह की वो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? वस्तुओं का विक्रय, उसको बेच रहे हैं हम। हस्तांतरण कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं, जो कि होता है उद्योग। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन से हम उसको कहाँ पे लेके जाते हैं? एंड कस्टमर्स तक, जो हमारा उपभोक्ता उस तक लेके जाते हैं। तो विनियम, सरकारी कुछ इसमें नीतियां, रूल्स, रेगुलेशन शामिल है। तो ये वाणिज्य से हमने इसकी इस तरीके से डेफिनेशन समझी, जो कि तीन उसमें है, विक्रय, हस्तांतरण और विनियम से है। उसको आंतरिक तथा ब्रह्मा व्यापार के रूप में विभाजित किया जाता है। अब इसको वाणिज्य को अगर हम विभाजित करेंगे तो दो तरीके से होगा। पहला है आंतरिक, दूसरा है मतलब विदेशी, नेशनल और इंटरनेशनल की चीज आ गई यहाँ पे, कि देश के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर हम कैसे करेंगे? कमर्शियल एक्टिविटीज जो रहती है, और देश के बाहर जो कि होगी हमारी इंटरनेशनल एक्टिविटीज के रूप में। हमने इसको दो रूप में विभाजित किया, ठीक है। फिर आंतरिक व्यापार को पुनः थोक व्यापार या फुटकर व्यापार, तो जो आंतरिक है, जो देश के अंदर जो हम व्यापार कर रहे हैं, वो क्या है? फुटकर विक्रेता होते हैं या थोक विक्रेता होते हैं। थोक में क्या है? हम बोलते हैं कि थोक का माल लेके आए हैं, ठीक है, तो बहुत सारा हम खरीद रहे हैं, क्वांटिटी हम ज्यादा में कोई चीज खरीद रहे हैं। और तो थोक या फुटकर है, स्ट्रीट्स वगैरह में वेंडर्स रहते हैं, ये उस चीज में सम्मिलित होंगे, ठीक है। फिर एक अन्य विभाजन ब्रह्मांड व्यापार, आयात निर्यात अथवा पूर्ण निर्यात व्यापार के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो हमारा वाणिज्य है,
इसमें जो हमारा वाणिज्य है उसको हम कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के रूप में भी हो सकता है कि हम यहाँ पे गुड्स जो उत्पाद या गुड्स एंड सर्विसेज है वो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं देश के अंदर, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देश के बाहर भी सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं, पूर्ण निर्यात व्यापार के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब व्यापार की सहायक क्रियाएं वे हैं जो व्यापार के को सहायता प्रदान करती है, वो सहायता प्रदान करती है। इसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त, भंडारण तथा विज्ञापन शामिल है। ठीक है, क्या क्या हो सकती है इसकी सहायक क्रिया? परिवहन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो, माल का मैन्युफैक्चर किया, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको परिवहन की आवश्यकता है। संचार हो सकता है, दूर संचार, उसकी एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, बैंकिंग करा रहे हो, बीमा करा रहे हो, कोई कार वगैरह या कुछ चीज ले रहे हो तो उसका बीमा करा रहे हो, भंडारण, उसको स्टोरेज करा रहे हो, या उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो टीवी कमर्शियल एड्स के तहत, तो वो ये किसमें हो सकती है, सब उसकी किसकी वाणिज्य में सम्मिलित होगी, सहायक एक्टिविटीज में। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यवसाय के उद्देश्य। यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि व्यवसाय की अवधारणा, विशेषताएं, पेशा, रोजगार और व्यवसाय में तुलना, व्यवसाय क्रियाओं का वर्गीकरण। अब जो हम नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं वो है व्यवसाय के उद्देश्य। कोई भी व्यवसाय आप अगर चालू कर रहे हो तो उसके क्या क्या उद्देश्य, क्योंकि विदाउट पर्पस किसी भी उद्देश्य की कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं व्यवसाय के उद्देश्य। तो यद्यपि केवल लाभ कमाना ही व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य समझा जाता है, ठीक है, हम ये समझते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग ही सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी बिजनेस का, बट ऐसा नहीं, इसके अलावा भी कई सारे उद्देश्य होते हैं। तो व्यवसाय के लिए करते हैं उद्देश्यों में से कुछ है क्षेत्र, बाजार स्थिति। ठीक है, हमें मार्केट कंडीशंस देखनी होती है। कोई भी अगर हम व्यापार शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ की मार्केट कंडीशन जो है, बाजार स्थिति को भी देखना है कि किस प्रकार होगी, क्या स्थिति चल रही है, कितना मतलब प्रोडक्ट की क्या मांग है, डिमांड और सप्लाई पे कोई भी उत्पादन किया जाता है, तो वो उसकी स्थिति देख के रिसर्च करके ही हमें कोई व्यवसाय करना है। नव प्रवर्तन, उसमें आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, नयापन ला रहे हो। ठीक है, कोई अपना एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहा है, हाँ, कोई पेपर एड्स में दे रहा है, तो वो सबका अपना अपना तरीका है उसमें वो क्या नयापन ला रहे हैं। ठीक है, फिर है उत्पादकता, उसकी जो गुणवत्ता, उत्पादकता है, उसकी क्वालिटी पे आप फोकस करेंगे तो उसकी उत्पादकता किस प्रकार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, भौतिक एवं वित्तीय संस्थान, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें हम किस तरीके का सहायता ले रहे हैं, कैसे सपोर्ट ले रहे हैं, मतलब भौतिक ले रहे हैं या मानवीय ले रहे हैं या दोनों से ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी मशीनों के द्वारा ले रहे हैं, मनुष्यों के द्वारा, तो आपने किस तरह का उसमें संस्थान इस्तेमाल किया है। फिर लाभ अर्जन, प्रॉफिट मेकिंग, तो सबसे जो है कि प्रॉफिट होगा तभी आपका कोई भी बिजनेस आगे तक, उसमें आपको क्या है, निरंतर लाभ अर्जन करते रहना है। ठीक है, वही हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है कि लाभ अर्जन किसी भी व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। फिर है इसमें व्यवसायिक जोखिम, तो हमने व्यवसाय के उद्देश्य पढ़ लिए, वो इस प्रकार से थे कि सबसे पहले हमें बाजार की स्थिति देखनी है, उसमें कुछ नवपरिवर्तन लाना, न्यू अमेंडमेंट या नयापन लाना है, उसकी क्वालिटी जो गुणवत्ता है उसमें हमें रेगुलर करना है कि उसकी मेंटेन करके रखना है, भौतिक किस रिसोर्सेज का पालन करना है, उसमें हमें नियमित रूप से लाभ अर्जन करना है, और प्रबंध निष्पादन का विकास और कर्मचारी निष्पादन। ठीक है, कि आपको अपना मैनेजमेंट कैसे रखना है। प्रबंध निष्पादन मतलब कि आप अपना मैनेजमेंट कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस किस लेवल पे आपने किनको नियुक्त किया, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं अपर लेवल पे, मिडिल लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, फिर फोरमैन होते हैं निचले लेवल पे, तो उसको आपको निष्पादन करना, उसी प्रकार से उनको आपको ड्यूटी सौंपना होता है। और कर्मचारी मतलब सही व्यक्ति को सही काम सौंपना, तो जो भी हमने जिसको भी अपॉइंट किया है उसको हम क्या सही ड्यूटीज, उसकी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपे, उस प्रकार होगा। तथा सामाजिक उत्तरदायित्व, इसका आखिरी पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व, मतलब हम एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक तंत्र है, तो इसमें हमारा समाज के प्रति भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कुछ फंड्स वगैरह दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो समाज के लिए हम क्या सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व, क्योंकि हमें एक सामाजिक मनुष्य को एक सामाजिक तंत्र का प्राणी माना जाता है। फिर है नेक्स्ट हमारा व्यवसायिक जोखिम। ठीक है, अब जोखिम मैंने क्या बताया कि कुछ भी अनिश्चितता होती है जो हमारे मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, वो घटित हो जाती है, जिससे हमें नुकसान पहुंच रहा है, तो वो हमारा आ जाएगा व्यवसायिक जोखिम में। तो चलिए, व्यवसायिक जोखिम से क्या आशा है, व्यवसायिक जोखिम से आशा है अपर्याप्त लाभ फिर हानि। इसको याद रखिएगा कि अपर्याप्त लाभ, ठीक है, जो लाभ हमने भी अर्जित नहीं किया है या आपको किसी तरह की हानि हो रही है,
ठीक है, होने की संभावना से है। जोखिम है तो मतलब कुछ ना कुछ नुकसान होने की संभावना है, जो अनिश्चितताओं या असंभावित घटनाओं के कारण हो सकता है। ठीक है, अनिश्चितता मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, जो ह्यूमन का उसमें, मनुष्य का उसमें किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, और जो हमें मान के चलते हैं कि मतलब अभी हुआ नहीं, लेकिन हमें ऐसे आशाएं रखते हैं कि हो सकता है किसी भी घटना से। तो असंभावित घटनाओं से, जैसे कभी बारिश ज्यादा हो गई तो फसल हमारी खराब हो गई, तो ये भी एक तरह का क्या है, घटना या इवेंट है जो कि हो सकती है, जिससे हमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसकी प्रकृति को इनकी विशिष्ट विशेषताओं के सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। अब इसका नेचर कैसा है? जोखिम तो हमने पढ़ लिया कि व्यवसायिक जोखिम हो सकता है, अपर्याप्त लाभ या कुछ नुकसान हो सकता है, या असंभावित या अनिश्चित घटना हो सकती है। लेकिन इसकी क्या क्या, इसकी प्रकृति कैसी है, किन कारणों से हो सकता है, कि इसकी प्रकृति कैसी है? तो जो निम्न प्रकार से उन्होंने दी है। सबसे पहले है व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण। ठीक है, कोई बिजनेस में रिस्क आ गया, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमें किसी माल में किसी प्राइस पे कोई माल खरीदा और वो उसका प्राइस घट गया या मार्केट वैल्यू गिर गई, तो उसके कारण भी एक व्यवसाय में हमें जोखिम हो सकता है, वो भी एक अनिश्चितता के कारण हो सकता है। वो भी हम अज्यूम करके चलते हैं, ये चीज हुई हो ये जरूरी नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का अंग होता है। ठीक है, ये जो जोखिम होता है, रिस्क जो होता है, रिस्क फैक्टर, वो हर बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइज हो, बिग एंटरप्राइज हो या मीडियम एंटरप्राइज हो, ये हर तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। ये हम जैसे हमको प्रॉफिट होने की रहता है कि हाँ प्रॉफिट लाभ कमाएंगे, वैसे भी जोखिम का भी एक पार्ट रहता है जो हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, ये मान के चल सकते हैं कि हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरा है जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति का आकार पर। अब व्यवसाय की प्रकृति क्या हो सकती है, कोई बड़ा इंटरप्राइज है, ठीक है, तो उसको ज्यादा उपार्जन चाहिए या उसको ज्यादा लाभ पैसा चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए। प्रकृति या मीडियम है तो उसको मतलब उस हिसाब से जो उसका साइज है या प्रकृति है, जो आकार है, कोई कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको उस हिसाब से अपना माल या क्वांटिटी मंगानी चाहिए, और उसके आधार पर मीडियम है तो उसको इतने पैसे की जरूरत नहीं, इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत, वो कहीं से भी लघु उद्योग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। इसमें हम दो चीज देखेंगे, ये है प्रकृति और दूसरा है ये आकार। ठीक है, फिर जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। अब आप जोखिम अगर उठा रहे हो, आप उसको उस चीज को इंश्योर्ड करा रहे हो, जैसे आपने कोई भी चीज खरीद के आपने बीमा करा लिया, तो आप एक जो नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर, तो आप उसका क्या कर रहे हो, पहले से क्लेम लेके रख रहे हो, इंश्योरेंस करा के रख रहे हो, तो ये उसका प्रतिफल क्या होगा, आपका लाभ होगा। चलिए अब इसके हम कारण पढ़ लेते हैं कि व्यवसायिक जोखिमों के क्या क्या कारण होते हैं। यहाँ तो हमने प्रकृति देखी कि वो एक अंग होता है, ठीक है, उसकी प्रकार प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रतिफल होता है। अब इसके हम कई सारे कारण देखते हैं, तो अनेक कारण होते हैं जिसको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक, नेचुरल क्लाइमेटीज, जैसे बारिश आ गई, बाढ़ आ गई कभी कभी, है ना, उससे फसल बर्बाद होगी, या जो आपका माल रखा था गोडाउन में वो बह गया, तो उससे भी आपको क्या हुआ, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में। ठीक है, मानवीय वो है जोखिम, वो है जो मनुष्य की भूल या चूक के कारण हो रहे हैं, क्योंकि हम इंसान है, मनुष्य है, तो कुछ ना कुछ गलतियां अवश्य करते हैं, तो हमारी कोई क्लरिकल मिस्टेक्स हो गई, या बिजनेस में व्यवसाय के कारण हमारा डिसीजन रॉन्ग हो गया, तो उसके कारण हमें कुछ घाटा हो रहा है, तो वो हमारी मानवीय उसमें आ गया। आर्थिक तथा अन्य कारण, ठीक है, आर्थिक इन द सेंस कि जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी कुछ नीतियां बदल गई, उनका टैक्स रेट वगैरह कुछ बदल गया ऊपर नीचे में, तो उसके कारण भी नुकसान हो, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बजट हर साल पास होता है ना, तो टैक्स लो हो गया या हाई हो गया किसी गुड्स एंड सर्विसेज में, तो ये किसमें आएगा, हमारा आर्थिक में। और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया कि जोखिम क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसके कारण क्या क्या होते हैं, तो हमने ये इस रूप में इसको पढ़ लिया। अब है व्यवसाय का आरंभ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है व्यवसाय का आरंभ। तो मूल घटक जिनका एक व्यवसायी हो, एक व्यवसाय प्रारंभ की पूर्ण में ध्यान रखना चाहिए। मतलब कुछ घटक होते हैं, कारक होते हैं जिनको एक व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले व्यवसायी जो बिजनेसमैन है उसको ध्यान में रखना चाहिए या माइंड रखना चाहिए, वो है व्यवसाय के स्वरूप का चयन। अब कैसा स्वरूप, इसकी जो प्रकृति हो, कि छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, या लघु उद्योग प्रारंभ कर रहे हो, तो उसका चयन उसके डिसीजन पे निर्भर होता है। फर्म का कार्य वही होगा कि आप बड़ा रखना चाह रहे हो, कैसा आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किस प्रकार का। चलिए चलते हैं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो की बात कर रहा है व्यवसाय के आरंभ को। तो अब व्यवसाय के आरंभ में क्या है, मूल घटक की बात हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका जब भी हम कोई व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं उसके कुछ घटक होते हैं, उसका हमें
माइंड में रखना चाहिए, उसके जो कारक है वो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना चाहिए। तो वो क्या है, व्यवसाय की स्वरूप, कि किस प्रकार का आपका नेचर है। जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हो, वो किस प्रकार का है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, लघु है। तो वो उसके स्वरूप का चयन करना ही एक डिसीजन होता है। ठीक है, जो बिजनेसमैन है, कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है, तो वो उसको इस चीज का ध्यान रखना है, वो है व्यवसाय के स्वरूप का। फिर फंड का आकार भी पूछेगा, उसका साइज कैसा होगा। क्या बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या कोई भी चीज आप चालू कर रहे हो, व्यवसाय चालू कर रहे हो, बड़े पैमाने में कर रहे हो, मध्य पैमाने में कर रहे हो या लघु पैमाने में कर रहे हो, तो ये उसके आकार पे, किस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से आपने फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है, तो उसके आकार पर होगा। स्वामित्व का चुनाव, ओनरशिप किस प्रकार की होगी, सिंगल ओनरशिप है, कई लोग इन्वॉल्व कर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या और भी कहीं से फंड्स अरेंज कराए हैं, तो वो उसके स्वामित्व का रूप भी उसके साइज पे ही निर्भर करेगा। ठीक है, फिर है उद्यम का स्थान, आप कहाँ कॉर्पोरेट कर रहे हो, आप अपना जो स्थान है, जो प्लेस है, जो या कंपनी जो आप डाल रहे हो, किस स्थान पे डाल रहे हो, तो वो स्थान भी कई बार मैटर करता है कि आप सिटी के अंदर डाल रहे हो या सिटी से बाहर डाल रहे हो ना। कई लार्ज जिस तरह का एंटरप्राइज है आपका, वो उद्यम का स्थल भी आपके चयन पर ही निर्भर करेगा। फिर वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंस कहाँ से कराया आपने, जो पैसा वित्त के होता है, फाइनेंस होता है, जो किसी भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उसमें लगता है, स्टार्टिंग जो स्टेज होता है उसमें वित्त लगता है, यहाँ फाइनेंस लगता है। तो आपने कहाँ से करवाया, लोन लिया है, फंडिंग करवाई है, या कोई अदर सोर्स से पैसा उठाया है, तो हमारी वित्तीय व्यवस्था में आएगा। फिर है प्रस्तावना होता है उसका इंट्रोडक्शन, है ना, प्रपोजल कैसे आप बना रहे हो उसका, कि क्या क्या चीज कैसे सेटअप करोगे, वो सब एक प्रस्तावना में, जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसका एक प्रपोजल बनता है, पास होता है, तो हमें प्रस्तावना में आ जाएगा। भौतिक सुविधाओं में वो सारी चीजें आएंगी, जैसे बिजली, पानी, वित्त की व्यवस्था। ठीक है, अगर आपने नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कोई जंगल में आपने सेटअप किया है, मतलब गांव में या बड़े लार्ज एरिया में, वहां नदी वगैरह है, तो वो भी आपके काम आएंगी, रिसोर्सेज की तरह एक्ट करती है, कि कोई भी आप काम कर रहे हो, वो भी एक वित्तीय भौतिक सुविधा, मशीनरी किस प्रकार की रख रहे हो, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है हमें, है ना। कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले संयंत्र अभियान तथा वचनबद्ध, मतलब हम जो भी चीजें हमने लिखी हुई है, जिस तरीके से कार्य करने का सोचा, उसके लिए हमें वचनबद्ध होना चाहिए। और कामाग्र बल, मतलब कि यहाँ पर जो लेबर्स हैं या जो लेबर्स रहेंगे, उसका बल कैसा रहेगा, मतलब हम जो स्टाफिंग कर रहे हैं या निचला मैनेजमेंट होता है, उसमें हम कितने कहाँ लेबर्स दे रहे हैं, किस प्रकार वो कार्य करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक व्यवसाय के प्रारंभ में या उसके आयोजन और उद्यम प्रवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, उद्यम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप किसी भी तरह का बदलाव ला रहे हैं, कोई कुछ नए अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, ये उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम व्यवसाय के आरंभ में, ये सारे डिसीजन अगर हम लेते हैं, तो व्यवसाय आरंभ करने में हमें ये सारे कारक बहुत महत्वपूर्ण, प्रभावी, उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप नेक्स्ट क्लास चाहते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा हमारा MCQ बेस्ड, शॉर्ट आंसर्स टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। थैंक यू वेरी मच।